Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about pendency of cases in Indian judiciary. Important from our syllabus GS paper 2 polity and governance point of view. कुछ डेटा देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो उसके बेसिस पे हम अपने किसी भी आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जीएस का कोई भी सवाल हो तो उसके आंसर में आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन या डेटा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे अगर कोई प्रश्न हो खासकर पेंडेंसी रिलेटेड, तो आप कह सकते हैं कि मोर देन 80,000 केसेज इन सुप्रीम कोर्ट, more than 63 lakh cases in high court and more than 4.6 crore cases in district and subordinate courts are pending. इतने केसेस पेंडिंग हैं ओवरऑल अगर क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स को मिला दिया जाए तो. अब पेंडेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं? तो एक बड़ा कारण है फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स. बात पे जुडिशरी जो भी जिस भी लेवल पे केस के अंदर सुनवाई चल रही है, चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो मामला, वहाँ पे जल्दी से जल्दी मैटर को, केस को रिजॉल्व करने पे फोकस नहीं रहता है. हमेशा अगली तारीख दे दी जाती है, एडजर्न कर दिया जाता है. द कोर्ट इज एडजर्न्ड, ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा, और अगली तारीख दे दी जाती है. एक बेसिक सा रूल है जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं होने चाहिए. There should be 3 adjournment limit in general. That Supreme Court has made a basic rule that should be followed by the lower judiciary in general cases. But ये रूल बार बार वायलेट होता है और बार बार एडजर्नमेंट होने के कारण फिर अगली तारीख आती रहती है, फिर उसकी अगली तारीख आती रहती है. इस कारण से डिले होता रहता है. और यही कारण है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने एक बार कहा था कि इंडियन जुडिशियरी इज फेसिंग तारीख पे तारीख प्रॉब्लम. दिस तारीख पे तारीख प्रॉब्लम इज अनदर वे टू हाईलाइट द इशू ऑफ फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट कल्चर. बार बार अगली तारीख दे दी जाती है, तो इस कारण से पेंडेंसी बढ़ते जाती है. ये तारीख पे तारीख प्रॉब्लम इंडियन जुडिशरी फेस कर रही है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने भी एक बार कहा था. तो पहला कारण तो हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस के पीछे फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट. दूसरा है स्टाफ शॉर्टेज. तीनों ही लेवल पे बात की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर जगह पे परसेंटेज ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जजेस आर देयर. सबसे ज़्यादा तो हाई कोर्ट में, अबाउट 33% ऑफ द टोटल सैंक्शन पोस्ट फॉर जजेस आर वैकेंट. उसके अलावा एक्सटेंसिव ओरल आर्ग्यूमेंट, बातों की बहस बहुत लंबे समय तक चलती है इंडियन जुडिशरी में, और जिस कारण से फिर अननेसेसरी एक केस स्ट्रेच होता रहता है, प्रोट्रैक्टेड होता रहता है. लॉन्ग कोर्ट वैकेशन. तो कोर्ट्स वर्क फॉर ऑन एन एवरेज 210 डेज एन ईयर इन एन ईयर. बहुत लंबे वैकेशंस भी लेते हैं जुडिशरीज के अंदर जो जजेज होते हैं, अलग अलग तरीके के वैकेशंस होते हैं. सो इन जनरल कोर्ट ऑन एन एवरेज वर्क्स ओनली फॉर 210 डेज एन ईयर. दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं, ई फाइलिंग ऑफ केसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैटर को रिजॉल्व करना, इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है. अभी भी जो जजेज हैं दे आर नॉट वेरी मच टेक savvy या equipped with the new technological updates available, and that is why they are using less the technological support available to them, and that is also not helping the case. That is leading to more and more pendency of cases. अब ज़्यादा पेंडेंसी होने के कारण नुकसान क्या होता है? द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूज पेंडेंसी. इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जेल में लंबे समय तक उनको रहना पड़ता है, डिस्पाइट देयर बीइंग पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग आउट टू बी इनोसेंट. क्योंकि केस लंबे समय से चल रहा है, तो अब केस में बाद में फैसला होगा कि उन्होंने क्राइम किया है कि नहीं किया, क्योंकि अभी तो केस चल रहा है. तो इस कारण से बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक विदाउट बीइंग प्रूवन गिल्टी जेल में रहना पड़ता है. इनफैक्ट 76% ऑफ Indian prisons are
मैंड विथ अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स मतलब वो लोग जिनके अगेंस्ट अभी केस चल रहा है। अब इंडियन प्रिजन्स के अंदर, इंडियन जेल्स के अंदर जो लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी पथेटिक है, क्योंकि दे आर ओवर क्राउडेड। 130 to 40% तक की वहाँ पे कैपेसिटी फिल्ड है, मतलब जहाँ 100 लोग होने चाहिए वहाँ पे 130 140 लोग रह रहे हैं। और 100 लोग भी ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से, 100 लोगों का जो अगर जेल कंडीशन बनाया जाता है तो वो भी क्रैम्प की है। अब 100 लोग बड़े मुश्किल से रह सकते थे, वहाँ पे 140 150 लोग रह रहे हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस आर हाई। बहुत सारे उसमें से अंडर ट्रायल्स हैं जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है। दैट इज वाई प्रिजन के अंदर पैथेटिक कंडीशन एंड नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स मोर इन द जेल्स। अब इनमें से कई सारे अंडर ट्रायल्स बाद में इनोसेंट साबित होंगे, लेकिन इनके ऊपर 8-8 10-10 साल से केस चल रहा होता है, बिकॉज द केसेस आर गेटिंग प्रोट्रैक्टेड, जिस कारण से उनके बेसिक जो राइट्स हैं वो डिनाई हो रहे हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हिंडर होता है। कई सारे कॉमर्शियल केसेस भी होते हैं, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स भी होते हैं। अब दो कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट है किसी असेट को लेकर के, किसी बिल्डिंग को लेकर के, प्लॉट को लेकर के। अब ये केस 5-5 6-6 साल से चल रहा है। तो वो जो असेट है, बिल्डिंग या प्लॉट, वो अनयूज्ड पड़ा रहेगा या अंडर यूटिलाइज रहेगा। दैट हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। उसके अलावा जब ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस होता है तो दैट इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट। जनता का भरोसा जुडिशियल सिस्टम पे कम होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। आप 10 साल 15 साल बाद अगर जस्टिस देंगे तो दैट सेंस ऑफ फेयरनेस इज ऑलरेडी गॉन। दैट इज इक्विवेलेंट टू जस्टिस डिनाइड, उसको न्याय मिला ही नहीं। और चूंकि इतना देर होती है जुडिशरी के अंदर किसी भी केस को रिजॉल्व करने में, कि कोई भी इंडियन सिटीजन इन जनरल जुडिशरी में जाना नहीं चाहता इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट, क्योंकि उसको पता है कि एक बार जुडिशियल सिस्टम के चक्कर में हम फंसे तो काफी लंबा समय लगने वाला है, कई सालों तक जुडिशरी के चक्कर काटने रहेंगे पड़ेंगे। सो नो इंडियन सिटीजन वांट्स टू गेट इनटू दिस जुडिशियल प्रोसेसेस। उनको डर सा लगता है जुडिशियल प्रोसेसेस से। इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लास्ट ईयर व्हेन शी कॉइन्ड द टर्म ब्लैक कोट सिंड्रोम, कि people generally fear, they are apprehensive of knocking the doors of the court because they know कि once they go to the judicial system for having justice, जस्टिस मिले या ना मिले लेकिन उनको काफी लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसी को क्या कहा गया है? ब्लैक कोट सिंड्रोम। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी होते हैं। जब लोगों को न्याय जुडिशरी से नहीं मिलेगी तो लोग क्या करेंगे? वो स्ट्रीट फाइट में एंगेज होंगे। Once you do not find justice or get justice delivered to the institutionalized mechanism, then you will try to create some alternative mechanism. कुछ लोग स्ट्रीट फाइटिंग करेंगे, जबरदस्ती मारपीट करेंगे, वो खुद के लेवल पर रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे अपने अपने आप को जस्टिस दिलाने के लिए, फेयरनेस के लिए। या तो फिर इट लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंगारू कोर्ट्स। कंगारू कोर्ट्स आर दोज सिस्टम्स जो देख करके तो मोटा मोटा एक ट्रेडिशनल कोर्ट जैसा लगता है, बट वहां पे प्रोसीडिंग्स बायस तरीके से होती हैं। वहां पे द आउटकम इज ऑलरेडी डिसाइडेड, बस वो दिखाया जाता है कि एक कोर्ट बैठी और फेयर तरीके से फैसला हो रहा है, बट सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर एक्चुअली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू सर्व अ पर्टिकुलर एजेंडा। कंगारू कोर्ट का एग्जाम्पल हो सकता है खाप पंचायत, जहाँ पे खाप गांव के 5-10 बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं और वो जो अपने ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं उसको इम्पोज करते हैं। बहुत बार यंग लोगों को हैरास किया जाता है। सम ऑफ देम आर किल्ड आल्सो बाय द खाप पंचायत। ये सब एग्जाम्पल होंगे कंगारू कोर्ट के। कंगारू कोर्ट क्यों चल रहे हैं उसके पीछे एक कारण तो ट्रेडिशन या ऑर्थोडॉक्स कल्चर तो है ही, एक कारण ये भी है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है ऑफ सर्विंग जस्टिस वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। वहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दैट इज वाई पीपल डू नॉट वांट टू रिजॉर्ट टू द इंस्टीट्यूशनलाइज जुडिशियल प्रोसेसेस। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ 3 एडजर्नमेंट रूल, कि 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट ना हो, इस रूल का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया इसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्स किया जाए टू द सबऑर्डिनेट एज वेल एज हाई कोर्ट लेवल। और जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के थ्रू ट्रायल्स किया जाए थ्रू ई कोर्ट सिस्टम। तो आजकल नया लाया गया है ई कोर्ट सिस्टम। इसमें तमाम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के फैसिलिटीज बनाई गए हैं, तो जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा की जाए ताकि कैदियों को बार बार जेल से कोर्ट ले जाना, फिर कोर्ट से जेल ले आना, तारीख अगली देना, ये सब का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि फिर अपना कोर्ट का एक टाइम फिक्स हो जाता है 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। लेकिन अगर ई ट्रायल होता है जहाँ पे कैदी अपने जो भी अक्यूज्ड है वो जेल में ही है और जज जो है वो अपने ऑफिस में है, ई ट्रायल जो होता है तो उसमें फिर टाइम का लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। शाम के 6 बजे 7 बजे भी फिर केस चल सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है हमारे पास, जैसे ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जिसमें टाइम टू टाइम हमें दिखता रहे कि कितने केसेस डिस्पोज हुए हैं, क्या रेट चल रहा है डिस्पोजल ऑफ केसेस का, वो सब हमें दिखता रहे। तो इससे क्या है कि डिस्पोजल ऑफ केसेस थोड़ा फास्ट होगा। उसके अलावा ओरल आर्ग्यूमेंट्स, बहस कितने देर तक की जानी है उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। 238th लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि ओरल आर्ग्यूमेंट शुड बी लिमिटेड टू 1.5 hours ओनली अनलेस द केस इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के अलावा अगर और कोई भी मामला है तो वहां पे ओरल आर्ग्यूमेंट शुड बी लिमिटेड ओनली टू 1.5 hours एज पर लॉ कमीशन रिपोर्ट, 230th लॉ कमीशन रिपोर्ट। जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज जुडिशरी है, उसके अलावा जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जैसे ग्राम न्यायालय, लोक अदालत या ट्रिब्यूनल्स, उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अब वहीं अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते, जो अगले साल फिर से हम देखेंगे, तो ग्राम न्यायालय इसको डिटेल में देखते कि ग्राम न्यायालय कैसे बने, क्रिमिनल मैटर्स ले सकते कि नहीं, सिविल मैटर्स ले सकते कि नहीं, लोक अदालत को देखते, जो मैं अगले साल फिर करवाऊंगा ही सारे जो स्टूडेंट जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। बट यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं जुडिशरी में, उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। जजेस के वर्किंग आवर्स को बढ़ाने होंगे, नंबर ऑफ डेज इन एन ईयर जितना काम कर रहे हैं, जितने टाइम तक जुडिशरी काम करती है वो बढ़ाने होंगे। अपॉइंट मोर एंड मोर एडहॉक जजेस, फिल द वैकेंट पोस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ये जो भी पोस्ट वैकेंट है इसको जल्दी भरा जाए। और अलग अलग जो स्कीम्स लाए गए हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे न्याय मित्र स्कीम। न्याय मित्र स्कीम के अंदर क्या किया जाता है कि जो रिटायर्ड जजेज हैं या जुडिशियल ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो 10 साल से पुराने जो केसेस हैं उसमें जो लिटिगेंट पार्टी है, यानी कि जो दो पार्टियां जिनके बीच में केसेस हैं, उनको थोड़ा सा वो असिस्ट करे ताकि केसेस अच्छे से फ्रेम हो पाए और केस को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व किया जा सके। तो न्याय मित्र स्कीम में बेसिकली जो रिटायर्ड जजेज हैं, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए न्याय मित्र एंड प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू दोज हु नीड इट, ताकि केस अच्छे से फ्रेम हो जाए और टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व हो जाए। और इन न्याय मित्र को थोड़े बहुत अपने फीस भी मिल जाएंगे। तो पोस्ट रिटायरमेंट इट देयर विल बी सम इकोनॉमिक बेनिफिट एज वेल। उसके अलावा देयर इज न्याय बंधु स्कीम। न्याय बंधु स्कीम में लीगल असिस्टेंस दिया जा सकता है टू द लिटिगेंट पार्टी बाय प्रो बोनो लॉयर्स। वो लॉयर्स जो जनता की सेवा करने के लिए कुछ लीगल असिस्टेंस देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस लेना चाहते हैं प्रो बोनो बेसिस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टू सर्व द सोसाइटी, वो लोग न्याय बंधु स्कीम के अंतर्गत गरीब लोगों के केसेस या ऐसे लोग जिनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए वो ले सकते हैं। तो इस तरीके के न्याय मित्र स्कीम, न्याय बंधु स्कीम का अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि लोग इसका फायदा उठाएं और अपने केसेस को अच्छे से फ्रेम करवाएं, आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से फ्रेम करवाएं, ताकि केसेस टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व हो पाए। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों का पॉलिटी कवर हो चुका है, जिनको भी पॉलिटी पढ़ाया जा चुका है, उनके लिए बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। दे शुड बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एंड सबमिटिंग द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि द माउंटिंग पेंडेंसी ऑफ द केसेज इन इंडियन जुडिशरी अंडरमाइंस द राइट टू टाइमली जस्टिस एंड इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट। एग्जामिन द केसेस या कॉजेस बिहाइंड डिले एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। तो जो भी यहाँ प्रश्न पूछा गया है सब कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर लिया, इसलिए यहाँ पे मैंने आज हिंट्स भी लिख करके नहीं दिया है। वॉट एवर हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप चाहें तो आंसर बनाते वक्त इस तरीके का एक VCS साइकिल डायग्राम बना सकते हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट द ग्रेव सिचुएशन बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, हाउ इट लीड्स टू तारीख पे तारीख प्रॉब्लम।
Next topic is about India and Nepal. The two sides have finalized text of Mutual Legal Assistance Agreement MLAT, Mutual Legal Assistance Agreement Treaty. तो ये जो टॉपिक है इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सीधा सीधा करंट न्यूज देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा भारत और नेपाल के रिलेशंस को देख लेते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। देखिए, भारत और नेपाल ट्रेडिशनली हमेशा ही अच्छे रिलेशन शेयर करते आए हैं। वी हैव बीन मेंटेनिंग गुड डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल टाइज। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद इंडिया साइंड अ ट्रीटी विथ नेपाल, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। भारत और नेपाल एक दूसरे के नेचुरल अलाइज माने जाते हैं। नेचुरल अलाइज वो देश होते हैं जिनका कल्चर काफी मिलता जुलता होता है। तो भारत और नेपाल एक दूसरे के नेचुरल अलाइज माने जाते हैं क्योंकि हमारा कल्चरल सिनोनिमिटी काफी ज्यादा है। हमारे देश में भी हिंदू रिलीजन के लोग ज्यादा हैं। नेपाल ऑल्सो इज प्रीडोमिनेटली अ हिंदू पॉपुलेशन कंट्री। हिंदू रिलीजियस साइट्स नेपाल में भी कई सारे हैं, जैसे पशुपतिनाथ टेम्पल एंड ऑल। कॉमन वैल्यूज, बोथ कंट्री हैव कॉमन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन फॉर एंड रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। पीपल टू पीपल टाइज भी को बहुत स्ट्रांग है। भारत और नेपाल के बीच में पीपल टू पीपल टाइज यानी कि कल्चरल इंटरैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर है। आपको नेपाल जाने के लिए हर बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज एन ओपन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। लाइकवाइज नेपाली लोगों को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। भारत और नेपाल के बीच में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इकोनॉमिक एंड कल्चरल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा है, रोटी बेटी का संबंध। रोटी मतलब इकोनॉमिक टाइज, बेटी मतलब कल्चरल टाइज। रोटी मतलब एक दूसरे के देशों में लोग खूब सारा इकोनॉमिक पर्पज से जाते हैं। कई सारे नेपाल के लोग भारत में आते हैं जॉब करने के लिए, तो रोटी का संबंध हो गया। एंड क्रॉस कल्चरल मैरिजेस भी बहुत होते हैं। भारत के परिवारों से शादियां होती है नेपाल के परिवारों में लाइकवाइज। तो इसी कारण से कहा गया रोटी बेटी का संबंध। तो हर मामले में भारत और नेपाल के रिलेशंस काफी स्ट्रांग रहे हैं राइट सिंस आवर इंडिपेंडेंस। लेकिन भारत और नेपाल के रिलेशंस में एक वाटर शेड मोमेंट आया साल 2015 में। 2015 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण धीरे धीरे भारत और नेपाल के रिलेशंस में रिफ्ट आने लगा, दरार आने लगा। पर 2015 में जो घटनाएं हुई उनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इंटरनल पॉलिटिक्स एंड डेमोग्राफी ऑफ नेपाल समझना होगा। देखिए, नेपाल के अंदर मेनली दो तरीके के लोग रहते हैं, दो एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। अगर ब्रॉड डिवीजन किया जाए तो मधेसीज एंड पहाड़ीज। अब नेपाल की अगर टोपोग्राफी देखें, वहां पे जमीन का स्ट्रक्चर देखें, तो बिल्कुल नदर्न साइड में तो हिमालयन माउंटेन्स हैं, वहां पे पॉपुलेशन सेटलमेंट बहुत कम है, हिमालयन माउंटेन्स। फिर बीच में है मिडिल हिमालयास, लोअर हिमालयास, यहाँ पे ठीक ठाक सा पॉपुलेशन सेटलमेंट है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कहे जाते हैं पहाड़ीज। और फिर यहाँ पे है तराई रीजन, मतलब प्लेन एरिया, जो सदर्न मोस्ट पार्ट में है। तराई रीजन या प्लेन एरियाज, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है मधेसीज। और ये जो मधेसीज हैं जो तराई रीजन में रहते हैं, दे आर इन प्रॉक्सिमिटी विथ इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो तराई रीजन के लोग का बहुत क्लियर या स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंटीग्रेशन है विथ पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, क्योंकि तराई रीजन के लोग जो हैं वो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से साथ, प्लस कल्चरली भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार प्लेन एरिया में आता है और तराई रीजन के लोग भी प्लेन एरियाज में रहते हैं। तो अगर नेपाल की टोपोग्राफी देखी जाए, लैंड का स्ट्रक्चर देखा जाए, तो नॉर्थ में तो हिली एरियाज हो गया, बीच में हो गया मिडिल हिमालयास या लोअर हिमालय, जो जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं, और फिर हो गए प्लेन्स। प्लेन्स से आगे फिर इंडियन स्टेट शुरू हो जाते हैं, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, जो खुद भी प्लेन्स में है। और यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंटीग्रेशन है या इंटरेक्शन होता है विद द तराई पीपल, जो नेपाल में कहे जाते हैं मधेसीज। तो मधेसीज के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंटरेक्शन है। जो रोटी बेटी का संबंध हम यहाँ देख रहे हैं, उसमें जो क्रॉस कंट्री मैरिजेस या बेटी का संबंध की बात हो रही है, तो मेनली वो मधेसीज एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में देखने को मिलता है। पहाड़ी लोग जो हैं वो उतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं है भारत के साथ।
जितना क्लोजली कलेक्टेड है मधेसीज। अब ये जो मधेसीज हैं ये जनरली जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं नेपाल के अंदर वो है नेपाली कांग्रेस, जबकि पहाड़ीज लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं नेपाल के अंदर वो है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग अलग फैक्शंस वाली है नेपाल में। अब कम्युनिस्ट पार्टी को ये पहाड़ी लोग सपोर्ट करते हैं, मधेसीज लोग सपोर्ट करते हैं नेपाली कांग्रेस को। और यही कारण है कि ये जो पहाड़ी लोग हैं इनका झुकाव हमेशा ही चाइना की तरफ रहता है। दे वांट नेपाल एज ए कंट्री टू कन्वर्ज मोर विथ चाइना, जबकि जो मधेसीज हैं दे वांट नेपाल एज ए कंट्री टू कन्वर्ज मोर विथ इंडिया। और मधेसी जिस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं नेपाली कांग्रेस, वो जनरली प्रो इंडिया मानी जाती है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की जिनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पहाड़ीज, वो जनरली प्रो चाइना मानी जाती है। तो ये हो गया नेपाल की टोपोग्राफी, नेपाल की डेमोग्राफी एंड नेपाल के पॉलिटिकल एफिलिएशंस। अब 2015 तक तो चीजें ठीक चल रही थी, वहां पे ज्यादातर नेपाली कांग्रेस की ही सरकार रहती थी और भारत के साथ संबंध अच्छे रहते थे। 2015 में क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले सितंबर महीने में 2015 में मैसिव अर्थक्वेक आया नेपाल के अंदर, जिसपे बहुत सारा डैमेजेज हुआ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। और उस अर्थक्वेक को कवर करने के लिए भारत से कई सारे रिपोर्टर्स गए, इंडियन मीडिया गई वहां पे, और उन्होंने बहुत इनसेंसिटिव तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग की। लोगों से इंटरव्यू करते हुए पूछ रहे हैं कि बताइए आपका घर टूट गया इस अर्थक्वेक में, आपको कैसा लग रहा है? इस तरह की चीजें जब करेंगे इंडियन मीडिया, तो टीआरपी ड्रिवन मीडिया, तो उस चक्कर में उन्होंने बहुत इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग की, जिस कारण से एक बैकलैश फेस करने को मिला। कई सारे मीडिया वाले पिटे भी नेपाल पे। अब यहां से रिलेशंस खराब होने शुरू हुए। एक और चीज हुई, नेपाल ने साल 2015 में अपना नया संविधान बनाया। उस संविधान के अंदर उन्होंने जिस तरीके से वोटिंग राइट्स दिए या जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया अपने पार्लियामेंट के अंदर, कहीं ना कहीं पहाड़ीज वेयर गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू मधेसीज। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि 5,000 लोगों पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही थी, मान लीजिए अगर पहाड़ियों के लिए, तो 15,000 या 20,000 लोगों पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था फॉर मधेसी। ये मतलब एक रेशियो है बस बताने के लिए। मतलब जैसे हमारे देश में क्या किया जाता है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिवाइड की जाती है ताकि रिप्रेजेंटेशन मोर और लेस इवन रहे। सेम इज डन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। बट नेपाल में जब नया संविधान बनाया गया तो पहाड़ियों के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है थोड़ा कंसंट्रेटेड तरीके से कर दिया गया। मतलब 3 लोगों का वोट, एक तरीके से 3 मधेसीज का वोट एक पहाड़ी के वोट के बराबर हो जाता फॉर गेटिंग देयर मेंबर्स इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं द इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मधेसीज पीपल वेयर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। और आपको पता है कि मधेसीज के साथ बड़ा कल्चरल इंटीग्रेशन है भारत का। तो भारत के स्टेट्स, उत्तर प्रदेश या बिहार के इन्फ्लुएंस के कारण भारत सरकार ने यह मैटर रेज किया नेपाल की सरकार के साथ कि आप जो संविधान बना रहे हैं इस संविधान में थोड़ा मधेसीज के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखिए, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हाउ internal domestic politics of India sometimes plays a role in deciding India's relation with neighboring countries। एक ये हो गया जहां पे मधेसीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने इंटरवीन किया। और ये मधेसीज के इंटरेस्ट को मेनली क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज मधेसीज आर हैविंग क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। एक और इस तरह का एग्जाम्पल है जब भारत ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज भेजे थे, that too on pressure of तमिलियन पॉपुलेशन। तमिल पॉपुलेशन के दबाव में ही भारत सरकार ने इंटरवीन किया था श्रीलंका वाले मामले में। उसको किसी और दिन देखेंगे। बट दीज आर 2 गुड एग्जांपल्स वेयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्लेड अ रोल इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग कंट्रीज। अब नेपाल सरकार से जब भारत ने ये मुद्दा रेज किया कि आप मधेसीज के इंटरेस्ट का थोड़ा ध्यान दीजिए,
नेपाल सॉ इट एज एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इट बाय इंडिया, कि हमारे इंटरनल मैटर्स में भारत इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल डिड नॉट टेक इट इन राइट मैनर, कि हमारे इंटरनल मैटर्स में हम संविधान कैसा बना रहे हैं उससे आपको क्या मतलब है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी हुआ कि जब संविधान बना रहे थे नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके, तो मधेसी लोग उससे खुश नहीं थे, तो मधेसी प्रोटेस्ट करने लगे। वो प्रोटेस्ट काफी वायलेंट भी हो गया। वायलेंट प्रोटेस्ट होने के कारण भारत से कई सारे जो इंपॉर्टेंट सप्लाई जाते हैं नेपाल में थ्रू ट्रक्स, मेनली भारत और नेपाल के बीच में खूब सारा ट्रांजैक्शन होता है। नेपाल में ज्यादातर एसेंशियल चीजें जो है, मेडिसिन, फूड एंड ऑल आइटम्स आर सप्लाइड फ्रॉम इंडिया ओनली। तो जब मधेसी जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो जो ट्रक सप्लाई है वो हॉल्ट करना पड़ा, क्योंकि तराई एरियाज में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ब्लॉकेड हो गया, मतलब ट्रेड ब्लॉक हो गया फॉर अबाउट अ मंथ, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो प्रोटेस्ट के कारण हमारे जो भारत के ट्रांसपोर्टर्स हैं, दे वर नॉट विलिंग टू गो इनटू नेपाल। नेपाल की सरकार एंड पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगा कि भारत ने जानबूझ करके ट्रक सप्लाईज को कट डाउन कर दिया है, ताकि नेपाल की इकोनॉमी को और डिस्टर्ब किया जा सके और नेपाल को ये एहसास दिलाया जा सके कि हाउ मच दे आर डिपेंडेंट अपॉन इंडिया। सो अगेन नेपाल गॉट स्लाइटली एजिटेटेड कि भारत हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, और अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें बता रहे हैं कि हम तुम्हारा सारा का सारा सिविल सप्लाई कट डाउन कर देंगे। उसके कुछ दिन पहले तो इंडियन मीडिया का इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग तो हुआ ही था। इन सब कारणों से 2015 में एक मैसिव टर्न अराउंड देखने को मिला। इनसेंसिटिव इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग, भारत का सजेशन टू लुक इनटू मधेसीज इंटरेस्ट while framing Constitution of Nepal and 2015 का ब्लॉकेड आफ्टर मधेसीज अनरेस्ट। इन सब कारणों से नेपाल के अंदर एंटी इंडियन सेंटीमेंट स्ट्रेंथन हो गया, और फिर नेपाल ने एक के बाद एक कई सारे एग्रीमेंट साइन करने शुरू किए चाइना के साथ, क्योंकि नेपाल अभी तक पूरी तरह से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट था भारत पे, क्योंकि नेपाल के दूसरे साइड में चाइना है, इनफैक्ट तिब्बत है, लेकिन तिब्बत पे तो ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने अभी। अब तिब्बत और नेपाल के बीच में हिमालयज माउंटेन्स हैं, ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, इसलिए नेपाल नेचुरली इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया फॉर इट्स एसेंशियल सप्लाईज। लेकिन जब नेपाल को ये रियलाइज हुआ 2015 में कि इंडिया में मिसयूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, तो नेपाल स्टार्टेड टू क्रिएट रोडवेज, रेलवे लाइन इन ऑर्डर टू हैव मोर कनेक्टिविटी विथ चाइना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ओवर इंडिया। और तब से नेपाल इज कॉन्टिन्यूसली शोइंग मोर एंड मोर चाइना टिल्ट। Nepal China axis is also getting strengthened. Nepal has now also formally joined Belt and Road Initiative of China, जिसके अंतर्गत कई सारे अब रोड एंड रेलवे लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा चाइना थ्रू हिमालयन माउंटेन्स, एंड इट विल कम टिल द तराई रीजन। सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। नेपाल के अंदर एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, वहां पे चाइना अपने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच खोल रहा है। और कहीं ना कहीं 2020 में भारत और नेपाल के बीच में जो एकाएक से मैसिव बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स शुरू हो गए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुरू हो गए, उसके पीछे भी चाइना फैक्टर है। कहीं ना कहीं चाइना ने प्रोवोक किया नेपाल को। अदरवाइज भारत और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट काफी लंबे से समय से चल रहा है, जिसको कहा गया है काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट। बट दिस डिस्प्यूट इज बीइंग नेगोशिएटेड फॉर डिकेड्स, उसको बातचीत से रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बट 2020 में नेपाल ने एकाएक से इस मैटर को इंटरनेशनल फोरम पे लेकर के गया। वहां पे वो भारत को के इमेज को खराब करने लगा कि इंडिया इज फोर्सफुली ट्राइंग टू अक्वायर इट्स टेरिटरी। नेपाल ने यूनिलैटरली अपना एक मैप रिलीज किया, जिसमें काला पानी से रिलेटेड जो एरियाज हैं, लिम्पुदारा एंड ऑल, उसको नेपाल का हिस्सा दिखाया। तो नेपाल ने जानबूझ करके प्रोवोक करने की कोशिश करनी शुरू कर दी 2020 में भारत को, व्हेन इट एलिवेटेड काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट। ये काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट हमने अपने करंट अफेयर्स के डिस्कशन में खूब डिटेल में डिस्कस किया है ऑन इन द टॉपिक नंबर 254 डे 26। तो एक बार जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच में हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी भी काफी स्ट्रांग है। हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी मतलब वाटर, जो फ्लोइंग वाटर है रिवर्स की, वहां से पावर को जनरेट करने के एरियाज में कोऑपरेशन, क्योंकि नेपाल इज वेरी मच रिच इन सच हाइड्रो पावर सोर्सेज। 6000 छोटी बड़ी नदियां हैं नेपाल में, जिनकी ओवरऑल एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ पावर जनरेशन 83,000 मेगावाट है। बट नेपाल के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, या उतना इकोनॉमिकली वो कैपेबल नहीं है कि उस पावर को वो टैप कर सके। इसलिए इंडिया ने कई दफा फॉर्मली अप्रोच किया नेपाल को इन ऑर्डर टू अलाउ इंडियन कंपनीज टू वर्क इन नेपाल,
in order to extract hydropower projects. कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भारत और नेपाल के बीच में साइन हुए भी हैं, लेकिन many of them have not yielded desired result. भारत का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। भारत की कंपनियों को जब प्रोजेक्ट मिल जाता है तब काफी डिले करती है उसको इंप्लीमेंट करने में, और यही कारण है कि आज के टाइम में नेपाल फॉर हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी ऑल्सो इज गेटिंग मोर इंगेज्ड विद चाइना, कि चाइना की कंपनियों को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि चाइनीज कंपनीज हैव बेटर ट्रैक रिकॉर्ड एज कंपेयर टू इंडियन कंपनीज। जैसे बात की जाए महाकाली ट्रीटीज, महाकाली रिवर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के ट्रीटी साइन हुआ भारत और नेपाल के बीच में 1996 में। अभी तक वो ट्रीटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सेम इज ट्रू फॉर करनाली प्रोजेक्ट जो भारत और नेपाल के बीच में साइन हुआ। एक जो सक्सेसफुल एग्जांपल है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भारत और नेपाल के बीच में वो है अरुण 3 एग्जाम्पल। अरुण रिवर के ऊपर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, दैट इज अ सक्सेसफुल या पॉजिटिव एग्जाम्पल। अदरवाइज देयर आर मेनी such hydro power projects which are stalled despite being signed decades ago, and that is why even for hydro power diplomacy Nepal is getting more and more tilted towards China. That is a matter of concern for India. ये सारी बातें हो गई इंडिया नेपाल रिलेशंस के बैकग्राउंड की। नाउ कमिंग टू द करेंट कॉन्टेक्स्ट, नेपाल को धीरे धीरे ये भी बात समझ आ रही है कि पूरी तरीके से अगर हम प्रो चाइना हो गए, सो दैट विल lead to compromise on their sovereignty, and China has always a tendency of extending its border at the cost of its neighboring countries. तो उसकी हमेशा से एक टेरिटोरियल अग्रेशन वाली टेंडेंसी रहती है, एंड दैट इज वाई परहैप्स नेपाल इज ट्राइंग टू नाउ बैलेंस इट्स पोजीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और अब भारत के तरफ अच्छे रिलेशंस करने के उम्मीद से शायद नेपाल हैज नाउ अग्रीड फॉर ए न्यू ट्रीटी विथ इंडिया, जिसका नाम है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, MLA ट्रीटी। MLA ट्रीटी के अंतर्गत क्या होगा कि दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे भारत में कोई क्रिमिनल है या क्राइम होता है और वो क्रिमिनल ग्रुप नेपाल में चला जाता है, या नेपाल में कोई क्राइम होता है या कोई क्रिमिनल है वो क्राइम करने के बाद भारत में आ जाते हैं, तो दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ऑन क्रिमिनल मैटर्स और इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि वो क्राइम करने वाले इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाए, प्रोसिक्यूशन हो पाए उनका इन द कोर्ट, या भविष्य में जो भारत की पुलिस है, नेपाल की पुलिस है, वो इस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, ताकि क्राइम को होने से ही प्रिवेंट किया जा सके, और अगर क्राइम हो जाता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन अच्छे से हो पाए। तो इस एरियाज में कोऑपरेशन को बिल्ड करने के लिए भारत और नेपाल ने आपस में साइन किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स। Under this mutual legal assistance treaty in criminal matters, India and Nepal will share evidences and documents so that the enforcement agencies from both countries coordinate with each other in order to prevent crimes related to terrorism, drug trafficking, human trafficking, cyber crimes, etc. ऐसा नहीं कि भारत ने पहली बार किसी देश के साथ ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन किया, इसके पहले हमने यूएस के साथ, यूके, फ्रांस, रसिया, बांग्लादेश के साथ ये ट्रीटी साइन की है। 1953 में एक बेसिक ट्रीटी इस डायरेक्शन में भारत और नेपाल ने साइन किया था, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, बट वो ट्रीटी अब आउटडेटेड हो चुकी है और उसको अब अपग्रेड करते हुए इंडिया एंड नेपाल have finalized the text of mutual legal assistance agreement which will be now signed finally between the two countries. टेक्स्ट फाइनलाइज हुआ है, अब बाद में इसको साइन करके इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है इंडिया नेपाल रिलेशंस के ऊपर। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इफ नीडेड हिंट्स पढ़ करके आप इसको अटेम्प्ट करें। जो इस साल कर रहे हैं वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट थाईलैंड कंबोडिया हॉस्टिलिटी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए, थाईलैंड एंड कंबोडिया दो देश हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन के। दे शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर विद ईच अदर। ये दो देश पिछले एक साल से कन्फ्लिक्ट में है, बॉर्डर डिस्प्यूट इनकी चल रही है, एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट तो कई सालों से है, बट एक्टिव बॉर्डर कन्फ्लिक्ट पिछले एक साल से चल रही है। मई 2024 में यानी कि पिछले साल क्रॉस बॉर्डर शूटिंग में एक कंबोडियन सोल्जर मारा गया, और फिर उसके बाद कंबोडिया ने भी रिटेलिएट किया, इट अप द एंटे, एंड देन तब से दोनों देशों के बीच में काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन बनी हुई है, ट्रेड बैन, डिप्लोमेटिक रिकॉल्स, मतलब अपने एक दूसरे के देशों से अपने डिप्लोमेट्स को बुला लेना एंड ऑल।
तो बोथ साइड्स आर अंडर हॉस्टाइल रिलेशंस। ये हॉस्टाइल रिलेशन के पीछे जो मेन कारण है वो है कल्चर। दोनों देश बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, थेरावाद बुद्धिज्म को, एंड बोथ ऑफ देम वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द लीडर ऑफ थेरावाद बुद्धिज्म इन दिस एंटायर रीजन। थाईलैंड दिखाना चाहता है कि वो थेरावाद बुद्धिज्म का असली लीडर है इन दिस एंटायर रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। कंबोडिया दिखाना चाहता है कि वो असली लीडर है थेरावाद बुद्धिज्म का इन साउथ ईस्ट एशिया। अब यही जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट है टू इमर्ज एज ए लीडर ऑफ थेरावाद बुद्धिज्म, दैट इज रिफ्लेक्टिंग इनटू बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट। अभी इस थेरावाद बुद्धिज्म के सुप्रीमेसी के हार्ट पे या कोर में जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू टू इंपॉर्टेंट टेम्पल लोकेशंस, प्रे विहार टेम्पल एंड ता मुइन थॉम टेम्पल। ये जो दो टेम्पल हैं तो बॉर्डर एरिया में, बट दे आर नाउ अंडर कंट्रोल ऑफ कंबोडिया। ये दो टेम्पल जो हैं वो मेनली फ्लैश पॉइंट है, मतलब मेन इनको लेकर के डिस्प्यूट होता है। ऐसा मानते हैं दोनों साइड्स कि जिसके पास भी ये टेम्पल होगा वो अपने आप को असली थेरावाद बुद्धिज्म का लीडर की तरह दिखा सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है। तो दीज टू टेम्पल्स एंड देयर एरियाज अराउंड are the basic reason behind dispute between the two countries Cambodia and Thailand for centuries। अब ये दोनों टेम्पल की बात की जाए, प्रे विहार टेम्पल की बात की जाए, ओरिजिनली ये हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बट नाउ बुद्धिस्ट ऑल्सो कम टू दिस टेम्पल एंड दे ऑल्सो वर्शिप हियर। तो अब हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल आप कह सकते हैं इसको। तो 11th सेंचुरी में बनाया गया था बाई द खेमे एम्पायर। 1962 में ये प्रे विहार टेम्पल का डिस्प्यूट पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में, और आईसीजे ने ये प्रे विहार टेम्पल को डेडिकेट किया, अवार्ड किया कंबोडिया को। तो आईसीजे के हिसाब से दिस टेम्पल बिलोंग्स टू कंबोडिया। लेकिन थाईलैंड जो अभी भी डिस्प्यूट करता रहता है कि ठीक है टेम्पल तो कंबोडिया का हो गया, टेम्पल के आसपास की जमीनें तो हमारी हैं। तो थाईलैंड इस तरीके से थाईलैंड स्टिल कंटेस्ट द ओनरशिप ऑफ लैंड अराउंड प्रे विहार टेम्पल in order to maintain its claim over the Pre Vihar temple despite ICJ judgment. This Pre Vihar temple has been declared UNESCO World Heritage Site in 2008. ऐसे ही एक दूसरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है प्रसाद ते मुआन थॉम। एक्चुअली ये जो प्रसाद ते मुआन थॉम है, इट इज साइट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस। 3 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। दीज आर ऑल्सो हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बट ये जो प्रसाद ते मुआन थॉम है, ये है तो अभी कंबोडिया के कंट्रोल में, बट इसको थाईलैंड क्लेम करता रहता है और इसको लेकर के कोई आईसीजे या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई जजमेंट भी नहीं है। तो दीज आर द टू टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस दैट आर एट हार्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। और बिगर फैक्टर है कि बोथ वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द ट्रू लीडर ऑफ थेरावाद बुद्धिज्म। अब पिछले 3-4 महीनों से लगातार ये जो हॉस्टिलिटी है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में काफी बढ़ गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को इस कारण से रिजाइन भी करना पड़ा। 3-4 महीनों से एक्टिव कन्फ्लिक्ट चल रहा था। नाउ द टू साइड्स हैव अग्रीड फॉर इमीडिएट एंड अनकंडीशनल सीज फायर, दैट इज द न्यूज। ये सीज फायर को दोनों देशों के बीच में नेगोशिएट करवाया है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने। आपसे प्रीलिम्स में इन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसी से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विमेन्स वर्ल्ड कप इन चेस चैंपियन दिव्या देशमुख। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको तो पता ही होगा एपीएससी एंड यूपीएससी दोनों ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में चेस से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। आजकल चेस से रिलेटेड सवाल ज्यादा आ रहे हैं। देखते हैं। देखिए, विमेन वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप कराई गई इन बातूमी जॉर्जिया and it was won by Divya Deshmukh. With this, she became the first Indian woman to win World Cup Chess Championship. फाइनल मैच में उन्होंने एक दूसरे इंडियन प्लेयर को हराया, कोन्नेरू हम्पी को। Divya, after winning this chess championship, World Chess Championship, has also become Grandmaster, Chess Grandmaster. And with this, overall, she is 88th chess grandmaster from India and 4th Indian women grandmaster. Total 88 grandmasters हुए हैं, जिसमें से 84 मेल हुए हैं और 4 फीमेल हैं। उसमें से एक
कोनेरू हम्पी पहले से हैं, डी हारिका, आर वैशाली एंड नाउ फोर्थ दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख, जैसा कि मैंने आपको बताया, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द चेस वर्ल्ड कप। लास्ट ईयर शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन टीम ऑफ चेस विच won ओलंपियाड एट बुडापेस्ट इन 2024। तो ये सारी बातें हैं, आपको याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चोला डायनेस्टी से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ द सीक्रेट बैलेट। वहां पे सीक्रेट बैलेट वोटिंग नहीं होती थी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। GLOF से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बिल्डिंग ए बैरियर डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ GLOF एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन में रिस्क होता है, लो एल्टीट्यूड में भी होता है, क्योंकि जब वहां पे फ्लड आएगा तो नीचे वाले एरिया में फ्लैश फ्लड आ सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में सेकंड स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स रॉन्ग, रिवर्स किया हुआ है। हेपेटाइटिस बी का आपको पता है वैक्सीन है, ए एंड बी का वैक्सीन है, दैट इज वाई यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, आंसर वुड बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।